हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं मौर्य साम्राज्य और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे नोट्स बनते हैं। नोट्स के बाद हम इसमें क्वेश्चंस की सीरीज भी रखी है, वो भी आपको करवाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपका मौर्य साम्राज्य क्लियर हो जाए। हम गारंटी देते हैं कि इसके बाद मौर्य साम्राज्य से आपको कहीं से भी कोई भी डाटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले नोट से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था और ऐसा पहला सम्राट था जिसने अपनी भारत की सीमा को जो है भारत के बाहर तक भी जिसका विस्तार किया था। और उसका जो विस्तार था वो आपका ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य की हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो विशाख दत्त द्वारा एक कृत है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। तो चंद्रगुप्त के पिता कौन थे? नंदराज थे। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। तो उसके उपनाम थे वृषल और कुलहीन, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो आप चाहें खुद के नोट्स बना सकते हैं हमारे इन्हीं नोट्स से। उसके बाद है धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर एक टीका लिखी थी और जो है टीका लिखने के बाद उसने विशाखदत्त से के नाम से अन्य दो रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त किया है। पहली रचना जो है वो है देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक। ठीक है, उसके बाद एक क्षेमेंद्र कृत है एक, जिसका नाम है भृत कथा मंजरी, तथा सोमदेव द्वारा कृत है कथा सरित सागर। ये दोनों अलग अलग हैं, जिनमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के शूद्र विषय की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तो देखिए, शूद्र विषय की उत्पत्ति का वर्णन कहाँ मिलता है? भृत कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर में। उसके बाद है बौद्ध ग्रंथ महाबोधि के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था, वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। उसके बाद है जो कुछ विदेशी हमारे कथाकार थे, जैसे कि विलियम जोन्स, वे पहले विद्वान थे जिसने जिन्होंने जो है उसकी पहचान सेंट्रोकोटस के रूप में की थी। ठीक है, तो सेंट्रोकोटस का जो जिक्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य से ही था। तो विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोटस कहा है। एरियन तथा प्लूटार्क ने जो चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। मतलब जो एरियन तथा प्लूटार्क थे, ये भी विदेशी आपके लेखक थे। इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एंड्रोकोटस के रूप में इन्होंने भी कहा है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी लिखा है, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर जो है आमने सामने आते हैं, उनकी भेंट का वर्णन किया है जस्टिन ने। उसके बाद है ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। तो ऋषि चाणक्य के पिता पुत्र थे चाणक्य, तो यानी चाणक्य के पिता का नाम था चाणक्य। और वे अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञानदाता थे और उनका एक उल्लिखित नाम है जिसको कि विष्णुगुप्त है। और विष्णुगुप्त नाम से प्रश्न कई बार एग्जाम में बन चुका है कि विष्णुगुप्त किसका नाम है। उसके बाद है पुराणों में जो है चाणक्य जी को द्विज द्विजभर्ष कहा गया है, यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। और चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक जो है लिखी गई है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी कि राजा के जो 7 सिद्धांत है, जैसे कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या भी की है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐतिहासिक ग्रंथ ही नहीं अपितु राजनीतिक शास्त्र का भी एक अद्वितीय ग्रंथ है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य के ये एक प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो अर्थशास्त्र से की जाती है। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो जैन और तमिल साक्ष्य भी ये कहते हैं कि उसने जो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के प्रदेश तक था और रुद्रादामन के अभिलेख से पश्चिम भारत पर उसके अधिकार प्रमाणित होते हैं। तो पश्चिम भारत पर अगर अधिकार के प्रमाण पूछे तो रुद्रदामन का अभिलेख जो है इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट इसका पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन कराएंगे। देखो, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके
उस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदूकुश पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। उसकी मृत्यु के समय वो इतना ज़्यादा जो है अपना प्रसार कर चुका था। उसके बाद देखिए 150 ईस्वी के समय में रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है उसमें आनर्त और सौराष्ट्र यानी गुजरात के प्रदेश भी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण का उल्लेख मिलता है। मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसने जो है गुजरात और सौराष्ट्र में सिंचाई के लिए बांध बनवाए थे और इससे यही पता चलता है कि वहाँ पर भी उसका क्या था, मौर्य भाग भी वहाँ पर भी सम्मिलित था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी में पराजित किया था। तो देखिए जो सिकंदर का जो शासक था, सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसको परास्त कर देता है और उसकी लड़की जो सेल्यूकस निकेटर होता है उसकी वो अपनी लड़की का इसके साथ शादी करा देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जिसका नाम हेलेना था। देखिए यूनानी लेखक ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात। अमित्रघात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, तो अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रघात कहा गया है। तो जैन ग्रंथ में उसे सिंहसेन कहा है और जैन ग्रंथों में उसे सिंहसेन कहा गया है। और ये प्रश्न पूछा गया है कि अमित्रघात किसको कहा गया, तो बिंदुसार किया गया यानी कि शत्रु विनाशक। ठीक है। और जैन ग्रंथ में जो है बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दुर्धरा जो है बिंदुसार की माता का नाम था। आगे चलते हैं। प्लिनी के अनुसार मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने एक डायोनोसिस नामक राजदूत भेजा था। तो प्लिनी के अनुसार, जो प्लिनी कहते हैं, उन्होंने जो मौर्य दरबार में एक मिस्र के राजा टालमी थे, उन्होंने डायोनोसिस को भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस के 3 वस्तुओं की मांग रखी थी। बिंदुसार ने जो है सीरिया के शासक से 3 वस्तु मांग की थी। पहली थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक। तो उसने 3 वस्तुओं की मांग रखा है, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। ठीक है। एंटियोकस जो था वहाँ का साम्राज्य था मिस्र का, उसने दार्शनिक को छोड़कर सभी शेष वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवाती थी। ठीक है। उसके बाद जो है अशोक का शासन आ जाता है। अशोक महान का शासन आ जाता है। इसी से हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अशोक 272 ईसा पूर्व लगभग मगध का राजा बना था तथा 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक उसका 4 वर्ष बाद होता है, उसके राजा बनने के बाद। और अभिलेखों में उसे सर्वत्र देव नाम प्रिय देवान प्रियदर्शी भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर व्यक्ति। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। किसको? अशोक को। तो उसके बाद जो दशरथ होता है इनके मौर्य शासक, वो भी अपना जो है नाम देव नाम प्रिय रखता है। ठीक है। उसके बाद सिंगली की जो अनुश्रुति हैं दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। तो पाटलिपुत्र के अंदर बौद्ध धर्म की तृतीय संगति कब हुई थी? अशोक के काल में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी तृतीय बौद्ध संगति की, तो वो की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। ठीक है। उसके बाद दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निर्गोद नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक को किसने जो है आपका दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में? तो निर्गोद ने किया था। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव में वह पूर्ण रूप में बुद्ध हो गया था। चलिए और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हम इसमें सिर्फ इंपोर्टेंट करा रहे हैं, पूरी कहानी आपको नहीं बताएंगे। आप यहीं से नोट बना सकते हैं, नोट्स बना करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम के एक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुक की स्थिति उस समय आधुनिक जिलाधिकारी जैसी होती थी, जिसकी की तैयारी आप कर रहे हो एसडीएम की, उसकी बराबर होती थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अग्रनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता है, अग्रनोमोई जो जिले का अधिकारी था उसे कहा जाता है। मौर्य काल में व्यापारिक काफलों
कारवों के मुखिया को सार्तवाह की संज्ञा दी गई है। जो व्यापारिक काफले जाते थे, कारवा जाते थे, उनके मुखिया को कहते हैं सार्थवाह। उसके बाद है बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार की यात्राएं रोक दी थी। जैसे ही उसे बौद्ध धर्म धारण करता है तो वो शिकार की जो अपनी उसकी इच्छाएं थी उन सभी को बंद कर देता है, शिकार नहीं करता है। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद जो है 8वें शिलालेख में बताया गया है ये कि जो अब अशोक है राज्य वर्ष के 10 वर्ष के बाद तथा 20 वर्ष के बाद 10 वर्ष के बाद वो 8वां शिलालेख का निर्माण करता है तथा 20 वर्ष के बाद वो रुम्मनदेही अभिलेख जो है वहां पर जाकर के रुम्मनदेही में जाकर के रुम्मनदेही अभिलेख का निर्माण करता है, उनकी पूजा भी करता है। और इतिहासकार थे एक विंसेंट आर्थर स्मिथ जिसने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। तो उपगुप्त की जो यात्राएं हैं, उपगुप्त के साथ उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु था उसके साथ ये यात्राएं करते हैं और उन्होंने किस प्रकार दिया है। तो सबसे पहले उपगुप्त के साथ अशोक जाता है लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, उसके बाद बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। देखिए एक बार यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर सीरीज से पूछा गया था कि सीरीज से बताइए कि अशोक ने कब और किस समय पे किसकी यात्रा की थी। तो सबसे पहले लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, उसके बाद बोध गया, उसके बाद सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। नेक्स्ट है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष के बाद बोध गया की यात्रा की और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की। तो 10 वर्ष बाद तो बोध गया जाता है और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा करता है तथा वहाँ एक शिला स्तंभ भी स्थापित करता है और बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया जाता है तथा भू राजस्व को 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया जाता है। तो ये पूछा गया है कि यात्रा के दौरान किस जगह का कर जो है भोग कर माफ कर दिया था तथा भू राजस्व कर को 1/6 से 1/8 भाग कर दिया था। अब कुछ और अभिलेख जैसे कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। तो अभिलेखों से ही पता चलता है। उनके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। तो अब कौन कौन से हैं? पहला है आपका शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख तथा तीसरा है गुहालेख। शिला मतलब पत्थर के ऊपर, स्तंभ मतलब खंबे के ऊपर और गुहा यानी कि गुफाओं में। तो शिलालेख 14 विभिन्न लेखों के एक समूह है जिनमें 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। तो शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त किए गए, वो 8 स्थान कौन से? एक तो शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, 5वां धौली, 6वां जौगढ़, 7वां एर्रागुड़ी तथा 8वां सोपारा। तो ये 8 वो जगह हैं जहाँ से इसके जो है अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिकृत अभिलेख प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। केवल 2 अभिलेख, एक शहबाजगढ़ी और मानसेरा का लिपि ब्राह्मी में ना होकर खरोष्टी में। ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक के कौन से 2 अभिलेख थे जो कि आपके ब्राह्मी लिपि में ना लिखे करके खरोष्टी में लिखे गए थे। तो वो कौन कौन से थे? वो थे आपके शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ठीक है। तक्षशिला से आर्मेक की लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है जिसे सरोकना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से आर्मेक लिपि में लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। उसके बाद है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था और इस ब्राह्मी लिपि का जो डाइवर्ट था, मतलब जो इसका अनुवाद था, वो सबसे पहले किया था आपके जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसको पढ़ा था, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। डॉक्टर आर भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला और कुछ स्थानों में अभिलेखों को इस प्रकार लिपि का साक्ष्य मिला है जिनके नाम इस प्रकार हैं। तो देखिए, पहला जो लिपि थी पिपरवाह, दूसरा सोहगोरा, तीसरा मायस्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी।
इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंगम आदि विद्वानों को जाता है। तो खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा था? इन्हीं चारों विद्वानों को ने पढ़ा था। अब बात करते हैं अशोक का नामोल्लेख। तो अशोक का नामोल्लेख जो करने वाला अभिलेख है वो है गुर्जरा का लघु शिलालेख। तो गुर्जरा का लघु शिलालेख से अशोक का वर्णन मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। कौन सा? गुर्जरा का शिलालेख। मास्की, नैतुर एवं उडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। अशोक के व्यक्तिगत किस में नाम मिलता है? नैतुर, उडेगोलम के लेखों को मिलता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वो गुर्जरा लघु का शिलालेख, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मरु यानी कि जो बैराट का स्तंभ लेख है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, और यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। देखिए अशोक के बौद्ध धर्म में होने से और अशोक को सम्राट बताने से कौन सा स्तंभ संबंधित है? तो भाब्रू का बैराट शिलाभिलेख। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि को निषेध किया गया है। तो ये पूछा गया था अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि को निषेध किया गया है? तो वो है प्रथम शिलालेख। उसके बाद है पांचवें स्तंभ के लेख में अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित किया गया है। तो पांचवें शिलालेख में जो कि उसने 26 वर्ष बाद लिखवाया था, उसमें अपने शासन के 26 वर्ष के बाद लिखवाया था, तो उसमें वो सभी प्रकार की जो है पशु बलियों को वर्जित कर देता है। उसके बाद है अशोक के राज्यकाल में पहली बड़ी घटना थी कलिंग का युद्ध, और इस कलिंग के युद्ध के बारे में सभी को पता है। इसमें अशोक की विजय तो हुई थी, और जो कि कलिंग के युद्ध के बारे में कौन सा शिलालेख वर्णन करता है? तो अशोक का 13वां शिलालेख। इस संदर्भ में साक्ष्य स्पष्ट मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष पश्चात अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। 259 में वो राजा बनता है, 261 में वो क्या करता है? अशोक का जो शासनकाल है उसमें वो कलिंग पर आक्रमण कर देता है। और इस शिलालेख में किस शिलालेख से मिलता है? 13वें शिलालेख से। तो 13वें शिलालेख से कलिंग के युद्ध में हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त करता है, और अशोक के दीर्घ शिलालेख यानी कि शिलालेख नंबर 12 में सभी संप्रदायों की सार वृद्धि होने की कामना करता है। मतलब कि वो यहाँ पर अब त्याग कर देता है कि वो कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा। धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताता है। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी, श्रीलंका आदि की सूचना मिलती है। तो 13वें और दूसरे शिलालेख में इन सभी की सूचना मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो वो 5 यवन राजा कौन कौन से थे? जिनमें अंतियोक, तुर्मे, टॉलमी, अंतकीनी, मग एवं अलिक सुंदर, जो ये 5 राजा थे। तो ये पूछा जाता है कि कौन से शिलालेख से मिलती है? तो 13वें शिलालेख से ही मिलती है। उसके बाद है गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त मायस्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई है, और उन्होंने ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये अभिलेख अकाल के समय में किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। जब अकाल पड़ जाता है तो उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें ताम्रपत्रों से मिलती है, सोहगोरा के ताम्रपत्रों से। और इस अकाल की जो पुष्टि है वो स्रोतों से भी होती है। तो देखिए मौर्य काल में मुख्यतः 2 प्रकार के, अब उसके मौर्य काल की जो राज व्यवस्था देख लेते हैं। मौर्य काल में 2 प्रकार के थे न्यायालय, 2 प्रकार के थे। पहला था धर्मस्थीय तथा दूसरा था कंटक शोधन। धर्मस्थलीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे, और गुप्तचारों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष कहा जाता है गुप्तचरों को। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों की 2 प्रकार की गुप्तचरों की संस्था को वर्णन मिलता है। संस्था अर्थात एक स्थान पर रहने वाले, तथा संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। तो 2 प्रकार के गुप्तचर मिलते हैं। एक तो संस्था जो कि एक स्थान पर रहकर काम करते थे, और संचरा जो कि घूम घूम कर उसके राज्य से खोज खबर लाते थे। उसके बाद मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था।
ठीक है, तो ये हमारे काम का नहीं है, उससे आगे बस इतना ही काम का है कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें नगर प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था और वह नगर के पदाधिकारी को एस्ट्रोनोमी कहता है। चलो ये भी आपके काम का नहीं है। उसके बाद है, ये आता है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी दूत था। तो जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो है राज्यसभा में भेजा गया, चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी दूत था। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट चीज वो देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने तत्काल भारतीय समाज में 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। उस समय के, ये क्वेश्चन पूछा था कि उस समय के जो भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने कितने प्रकार में वर्णित किया है। तो वो पहले थे दार्शनिक, 7 प्रकार के थे। पहला दार्शनिक, दूसरे कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथे कारीगर, पांचवें योद्धा, छठवें निरीक्षक, सातवें मंत्री। तो एक बार इसको देख लोगे तो आप मिल जाएगा। मेगास्थनीज ने भारत में समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं किया, मतलब कि उस समय पे दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। और मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही भिन्न पेशा अपना सकता था, मतलब उस समय पे जाति प्रथा थी। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत का वैज्ञानिक सीमा थी उस समय पे। आप देख लेते हैं, अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का वर्णन मिलता है। 5 प्रांत कौन से हैं और उनकी राजधानी कौन सी? सबसे पहला है आपका उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आप इसको ध्यान से रखना। उसके बाद था अवंतिरट। अवंतिरट, इसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। तीसरा है कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोसली। चौथा है दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी श्रवणगिरी। और पांचवा है प्राच्य या पूर्वी देश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसके बाद है भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था और वह भूमि से उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था और इसी भाग को जो है, इसी कर को भाग कहते थे और इस प्रकार बलि से भी राजस्व प्राप्त होता था। अब देखिए, मौर्य परिषद में राजस्व एकत्रित करने वाले कार्यकर्ता को समाहर्ता द्वारा किया जाता था। समाहर्ता था जो कर इकट्ठे करता था। दूसरा अंतपाल था। अंतपाल कौन था? जो सीमा रक्षक या दुर्गवती किलों की देखभाल करता था। और तीसरा था प्रदेष्टा। प्रदेष्टा जो था विषयों का, कमिश्नरियों का प्रशासक था प्रदेष्टा। उसके बाद है कुछ और भी अधिकारी थे, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला था पणयाध्यक्ष। पणयाध्यक्ष कौन था? जो वाणिज्य विभाग, टैक्सेशन को देखता था। दूसरे से सुराध्यक्ष, सुनाध्यक्ष जो कि बूचड़ खाने के अध्यक्ष थे, बूचड़ खाने के। तीसरे थे गणिका अध्यक्ष। गणिका मतलब जो वेश्याओं का निरीक्षण करते थे। चौथे थे सीताध्यक्ष, जो कि राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष करते थे। पांचवें थे आखराध्यक्ष, जो खानों का अध्यक्ष करते थे। छठवें थे लक्षणाध्यक्ष, जो छापे खाने का अध्यक्ष होता था। सातवें थे लौहाध्यक्ष, जो कि धातु विभाग का अध्यक्ष था। तथा आठवें थे नवाध्यक्ष, जो कि जहाजरानी विभाग का जो था विभाग का अध्यक्ष था। तो आप इनको एक बार देख लेना, गौर से इनको लिख लेना, आपको मौर्य कालीन जो है प्रथाओं के बारे में, उनके पदों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाएगी। अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी, तो तलाक की प्रथा भी उस समय पे प्रचलित थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। अगर कोई पति बाहर चला गया है, उसके शरीर में कोई कष्ट हो गया है, तो उसको पत्नी जो है उसका त्याग कर सकती थी। इस प्रकार की पत्नी को व्यभिचारिणी होना या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। मतलब कि वो अगर पत्नी व्यभिचारिणी यानी कि कुलंकनी हो गई है, वो नेचर से गिर गई है, या फिर बंध्या हो गई है, मतलब कि उसका जो है वो बीमार हो गई है, या वो उसको कोई ऐसा रोग लग गया है, तो वो उसको क्या कर सकता था? पति को भी हक था कि वो उसका त्याग कर सकता है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने ही करवाया था और सारनाथ स्तंभ से ही 4 सिंह लिए गए, जो कि आज हमारे हर प्रकार के आपके थल सेनाध्यक्ष, मतलब राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, एक प्रकार से राष्ट्रीय चिन्ह ही है हमारा सारनाथ का जो है 4 सिंह वाला स्तंभ। मौर्यकालीन युग में स्तंभ का जो निर्माण था वो चुनार के बलुआ पत्थरों से होता था।
स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था और इस स्तूप का आरंभिक काल तीसरी सदी ईसा पूर्व था। उसके बाद मिलता है भरहूत का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में मिलता है। सांची तथा भरहूत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ये प्रश्न पूछा गया है कि सांची और भरहूत के आपके जो स्तूप थे उनकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अमरावती का स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है और इसकी खोज कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में की थी। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार का समतल भूमि पर बनाया गया है। उसके बाद है बिहार में पटना यानी कि पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर को दिया जाता है। मतलब कि बिहार के पाटलिपुत्र में यानी कि पटना में जो है पूरे के पूरे स्तंभ मिले हैं, पूरे के पूरे घर मिले हैं, मकान मिले हैं लकड़ियों से बने हुए। और किसने खोजा है? स्पूनर महोदय ने। उसके बाद है बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष एवं कुम्भरहार से राजा प्रसाद के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग राजवंश की स्थापना की थी, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात हुआ है। तो ये भी आपको मिल जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है आखिरी अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। ईसा पूर्व कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार के क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुलवाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आपसे पूछता है कि किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में इससे जो है नहरें निकाली थी। किससे? आपके सुदर्शन झील से। ठीक है। उसके बाद है शक छत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन है। तो किस अभिलेख से मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपकी सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो ये मिलता है आपका रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और जूनागढ़ के शासक जो रुद्रदामन थे उन्होंने इस झील की मरम्मत भी करवाई थी। अब चलिए प्रश्न को उसकी तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसमें से हमने कितनी अच्छी तरीके से तैयारी की और कितने प्रश्न हमारे आते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया है प्री के क्वेश्चन में 2002 में कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? तो आपको पहले बताया था प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसका कि साम्राज्य ब्रिटिश भारत से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, आप इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो पॉज करके देख सकते हो, वरना एक्सप्लेनेशन आपने आपको करा दिया, आप उसी से थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन देखिए अभी हाल ही में बिहार परीक्षा की 2020 की पारी में पूछा गया है। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछ लेते हैं, बस क्वेश्चन बना देते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो सबसे पुराना राजवंश है आपका मौर्य वंश। ये उत्तराखंड सब पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद है जिसे ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है तो वो है विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त का में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशिष्ट रूप से वर्णन किया है, जो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा कृत थी, जो मुद्रा राक्षस उसमें। उसके बाद है पांचवा है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया था। तो जो है विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, हमने आपको बताया भी था। उसके बाद है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये की थी विलियम जोन्स ने, जो कि आपको उपरोक्त प्रश्न में बताया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया है? तो ये किया है जस्टिन ने। जस्टिन कौन था? जस्टिन ऐसा बताया जाता है कि जो था ये
जस्टिन जो था चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ दरबारी कवि आया था, एक दरबारी एक घुमंतु भेजा गया था किसी के द्वारा, जो ये भेजा गया था आपके, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, भी थोड़ी देर पहले ही आपको ऊपर कराया था उसका नाम, सेल्यूकस निकेटर का दूत था ये जस्टिन। उसके बाद है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद है चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, तो ये पहले भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है देखिए वो राज्य प्रशासन पर आधारित है, तो इसमें राज्य प्रशासन का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, तो इसका आंसर ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो कौटिल्य का एक शास्त्र है वो है शासन संबंधी एक सिद्धांतों की पुस्तक है। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा होता है, तो राज्य का सातवां अंग होता है मित्र। सप्तांग के बारे में हमने आपको बताया था ना, सप्तांग जो बताए थे वो कौन सा होता है, मित्र होता है। उसके बाद है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर जो है राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है, यानी कि राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है। 15वां है निम्नलिखित में से किसकी तुलना तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो वो मैकियावेली के प्रिंस देखो मैंने पूछा था ना, क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस प्री और भी बहुत प्रश्न उसमें पूछा गया है। तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो है तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। उसके बाद है किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था, तो डिमेकस जो आया था वो बिंदुसार के काल में भारत आया था डिमेकस। नेक्स्ट है हमारे पास बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला दिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की संपद पासादिका से। ये एमपीपीसीएस 2020 का प्रश्न है कि बिंदुसार ने अवंती को जीतकर बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती को जीत लिया था और उसे अवंती का राज्यपाल भी बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का मुख्य महल बना था, तो लकड़ी का बना था, अभी भी आपको पता है उसके जो है पाटलिपुत्र के अंदर पटना के अंदर उसके अभी भी अवशेष मिलते हैं बड़े बड़े भवनों के। नेक्स्ट है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं आपके पाटलिपुत्र के अवशेष। नेक्स्ट है बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था, तो बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का, ये हमने आपको ऊपर कराया हुआ है, सारे के सारे प्रश्न वहीं से हैं। उसके बाद है निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। उसके बाद है मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, गुजरात महाराष्ट्र मालवा तीनों ये चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीते थे। उसके बाद है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो कौन सा है, तो पश्चिम भारत पे प्रभाव का जो अभिलेख है वो रुद्रदामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख बताता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ का शिलालेख। ये प्रश्न 1996 1994 में पूछा गया है, और प्रश्न तो आपको पता है यहीं से रिपीटेड होते हैं, आप थ्योरी को कंप्लीट करें उसी से आपका काम हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था यह प्रमाणित होता है, तो गुजरात जो है, गुजरात की बात करें, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था यह प्रमाणित होता है, तो ये होता है आपका रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। उसके बाद है सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था, तो ये हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को हराया था। तो देखिए इस हार के बाद जो सेल्यूकस निकेटर है वो अपनी बेटी हेलेना की शादी बिंदुसार के साथ कर देता है, जो कि अशोक की माता थी, सौतेली माता थी। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 350 ईसा पूर्व पराजित किया था। यूपीआरओ मैन का प्रश्न है, तो 305 ईसा पूर्व। दिए गए मानचित्र का संबंध किससे है, तो दिए गए मानचित्र का संबंध जो अशोक एवं उसके शासनकाल के अंतिम समय से है।
नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने जो है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर जो है अपने राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका को छोड़कर अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग, ये तीनों साम्राज्य जो थे अशोक के क्षेत्र में शामिल थे। 30वां क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख जो है वो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख करता है कि वहां पर भी उसकी क्या थी, जीत हुई थी। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था कलिंग युद्ध के पश्चात। जब कलिंग युद्ध के पश्चात हो जाता है उसका मन परिवर्तन हो जाता है, वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है और नए नए औषधालय, पशुधालय और भी बहुत सी नई नई चीज़ें, धार्मिक चीज़ें वो बनवाता है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है उसका नाम, उसने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, यानी कि देवताओं का प्रिय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का संदर्भ मिलता है? तो ये मिलता है आपका दीपवंश और महावंश के स्रोतों से, दीपवंश से महावंश के स्रोतों से, कि अशोक के काल में बौद्ध संगति हुई थी और उसका जो था वो अध्यक्ष था, वो मोगली पुत्र तिस था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो कौन कौन से थे? तो देखिए, एक अशोक और एक बिंदुसार, दोनों जो थे ये आपके बौद्ध धर्म के, सॉरी, अशोक एवं दशरथ उसका पौत्र था। ये अशोक और दशरथ उसका पौत्र था। ये दोनों के दोनों किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब आता है, देखिए, प्रशासन से पूछ लिया कि रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक का हमने आपको पहले बताया था, रज्जुक जो था मौर्य सेना में अधिकारी था और ये किसके तरह का था? जैसे कि आज के टाइम के जिला अधिकारी होते हैं ना, तो इसको जो है वाणिज्यिक और न्यायिक दोनों जो है प्राप्त थे। तो सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो जो व्यापारी व जो काफले में जो उनका मालिक होता था, मुख्य व्यापारी, वो था सार्थवाह। यह ऊपर कराए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो युक्त था, रज्जुक था, प्रादेशिक था, बस अग्रहारिक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपको पता है, अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। सांची का स्तूप कहाँ से मिला था? मध्य प्रदेश के रायसेन से मिला था। उसके बाद है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो सांची को जो है कांकड़ नाम कहा जाता था। कांकड़ नाम इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट है, आपको जो है सूचियों से सम्मिलित करना है, तो चलिए करते हैं। तो कौशाम्बी में क्या है? घोषितराम मठ है। और आपका कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। और आपका सारनाथ में धमेक स्तूप है। और श्रावस्ती को सहेत महित कहा जाता है। तो कौशाम्बी में घोषितराम का मठ, कुशीनार में रानाभार का स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप और श्रावस्ती में सहेत महित। नेक्स्ट है, देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको पहले के बताया था ना कि किस स्थान पर सबसे पहले अशोक गया था। तो देखिए, वो प्रश्न रिपीट हो गया है, वो बता रहे हैं हम आपको। तो देखिए, इस प्रश्न का हम आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन करा देंगे। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तीर्थ यात्रा के समय अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे और उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? तो देखिए, ये सीरीज से पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो उनका जो वो था, सबसे पहले वो लुम्बिनी जाते हैं, उसके बाद कपिलवस्तु जाते हैं, उसके बाद बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती पर वो जाते हैं। तो पहले ध्यान रखना, लुम्बिनी LKBSK
एस, LKBS, तो आप इसे ऐसे ट्रिक से भी बना सकते हो। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो है वो है प्राकृत भाषा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी में लिखित है, तो खरोष्टी में आपको पता है ना शहबाजगढ़ी का अभिलेख, बाकी सभी 2 लिखे थे खरोष्टी में, बाकी सभी किस में है, ब्राह्मी लिपि में है। उसके बाद है पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है, तो पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख जो आपका वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, तो ये किया गया है आपका पत्थरों की पट्टियों पर। उसके बाद है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, ये आपको पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, फिर से वही क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वही आपको पता है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा होगा, उसी ने तो उसके अभिलेख पढ़े थे। तो एक ही प्रश्न को जो है बहुत क्वेश्चन से रिलेटेड करके दे देते हैं। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार। देखिए फिर आ गया सम्राट अशोक के राजदेशों में सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था, तो आपका जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पेशावर निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो अशोक के शिलालेख जो लिखे थे वो खरोष्टी लिपि में लिखे हुए थे। नेक्स्ट है वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो वो स्थान था अनुराधापुर, जहां पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी आपकी खरोष्टी लिपि। तो देखिए हमने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन तो हमारे पास काफ़ी और भी हैं, तो हम फिलहाल इतने ही करा रहे हैं। वीडियो का रेस्पॉन्स देखने के बाद हम आपको इस क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। देखिए वीडियो में जो हम आपको डाटा मुहैया कराते हैं वो डाटा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे आप सर्च मार के देख सकते हो जैसा डाटा हम प्रोवाइड कराते हैं, फिर भी आप हमारी वीडियोस पर व्यू नहीं आते हैं, हमारी वीडियोस पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारी, जिससे कि हम भी जो है आगे बढ़ सकें और अच्छे से अच्छा डाटा लाने की कोशिश करें। मेरा आपसे वादा है कि हम जीवन में जब तक इस यूट्यूब पर रहूँगा कभी भी किसी से 1 रुपये डाटा के नाम पे नहीं लूँगा। धन्यवाद।